गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू, कैसे हो आप सब। जो हमारा जो बैक वीडियो था उसमें हमने ब्लड के बारे में पढ़ लिया था। मोस्ट ऑफ ब्लड के कंपोजिशन होते हैं वो सब हमने पढ़ लिए थे। अब जो ये वाला वीडियो है इसमें हम पढ़ेंगे ब्लड के कार्य और ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे ब्लड के कार्य। तो उससे पहले आप ये बता दो भाई हमारी वीडियो पे कंसंट्रेशन कर रहे हो या नहीं। अगर कंसंट्रेशन नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा। और कंसंट्रेशन करने के लिए भाई खुश रहो, अच्छे से खुश रहो, अच्छा मूड होगा तभी कंसंट्रेशन कर पाओगे। खुश रहा करो। चलो, खुशियों से मुझे याद आया, मैं आपको एक थॉट सुनाती हूँ। हम किसी से खुशियां मांगे ये हमें मंजूर नहीं, वैसे भी किसी की दी हुई खुशियों से किसका भला होता है। जो किस्मत में लिखा है वही अता होता है। चलो, हमारा टॉपिक खत्म होता है, उसके बाद में थॉट्स पे बात करेंगे। पहले टॉपिक देखते हैं। तो देखो, वर्क ऑफ द ब्लड्स। ब्लड के कार्य क्या है। वैसे बेसिकली हमने ब्लड के बारे में कल पढ़ लिया था, पूरा कंपोजिशन वगैरह। आप चाहे तो हमारी लिंक में जाके, डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके हमारा पिछला वीडियो चेक कर सकते हैं। और वैसे भी हमने बहुत सारे वीडियो डाल रखे हैं तो आप देख सकते हो उनमें। तो देखो, ब्लड के कार्य से स्टार्ट करते हैं। तो वर्क ऑफ द ब्लड, ब्लड के कार्य क्या है। तो देखो, जो ब्लड होता है वो हमारे पूरे शरीर में पाया जाता है, पूरी बॉडी में पाया जाता है। और जो मोस्ट ऑफ हमारे जो पोषण पदार्थ और हानिकारक पदार्थ जो भी होते हैं ना, वो सब कुछ हमारे ब्लड में पाए जाते हैं। इसीलिए जब हमें कोई डिजीज होती है तब हम जाते हैं हॉस्पिटल में जाते हैं, तो सबसे पहले डॉक्टर जब हमारा टेस्ट करता है तो सबसे पहले वो हमारे ब्लड टेस्ट करता है। ब्लड टेस्ट क्यों करता है? क्योंकि जो हमारे शरीर में जो भी टॉक्सिक पदार्थ है या फिर पोषण पदार्थ है या फिर कौन सी कोशिका की मात्रा ज्यादा है, वो सब हमारे ब्लड से पता चल जाता है। तो इसलिए ब्लड को वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लड। तो ब्लड के कार्य क्या है। देखो, सबसे पहले ब्लड क्या करता है, बॉडी का ताप नियंत्रण करता है। हमारे जो शरीर है उसका ताप नियंत्रण समन्वय बनाए रखता है, ताप का। और रोगों से सुरक्षा करता है। रोगों से सुरक्षा कैसे करता है कि जैसे समझो, जैसे सपोज दैट कि हमने कुछ टॉक्सिक पदार्थ खा लिया और उससे हमें डिजीज हो गई, हो सकती है। लेकिन वो टॉक्सिक पदार्थ सबसे पहले क्या होता है, उसका जो पाचन वगैरह पोषण वगैरह होता है हमारे ब्लड में ही जाता है। तो ब्लड में जाने के बाद क्या होता है कि जो हमारा ब्लड है वो फिल्टर होता है। फिल्टर कैसे होता है, जो CO2 O2 जो गैसों का फिल्ट्रेशन होता है वो हमारे लंग्स द्वारा कर दिया जाता है। और वैसे हमारा जो ब्लड का फ्लो होता है पूरी बॉडी में होता है, तो ऐसे गैसों का तो हार्ट और लंग्स द्वारा कर दिया जाता है फिल्टर। और जो वैसे टॉक्सिक पदार्थ होते हैं वो हमारे यूरिनरी ब्लैडर में डाल दिए जाते हैं। और जो मोटे पदार्थ होते हैं वो हमारे अंशों द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। इस प्रकार से हमारा जो ब्लड में जो टॉक्सिक पदार्थ होते हैं वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। और सबसे पहले जो टॉक्सिक पदार्थ होते हैं वो हमारे ब्लड में आते हैं। और जो हमारा ब्लड है वो तरल संयोजक है, वो हमेशा बहता रहता है। तो जो टॉक्सिक पदार्थ होते हैं उनको निकलवा देता है, हमारी बॉडी से बाहर करवा देता है। और जब हमें डिजीज होती है तो उसका पता भी हम ब्लड टेस्ट से करते हैं। मोस्ट ऑफ डॉक्टर कभी भी देखना, अगर आपको डिजीज है आप जाओगे तो आपका चेक करेंगे तो सबसे पहले आपका ब्लड चेक करते हैं। तो देखिए, ब्लड के कार्य क्या है। बॉडी का ताप नियंत्रण, जो हमारा शरीर है, जो हमारे शरीर का ताप नियंत्रण, जो तापमान हमारे बॉडी का समान बनाए रखता है, समान रहता है। ये थोड़ा होता है कि 1 मिनट में गर्म हो गया, 1 मिनट में ठंडा हो गया, एकदम समान होता है। हाँ भाई, कि थोड़ी गर्मी है तो थोड़ा सा गर्म तो हो जाता है, बाकी वैसे बेसिकली बॉडी की तरफ से तो समान ही रहता है। तो जो ब्लड का कार्य है वो है हमारी बॉडी का ताप नियंत्रण। दूसरा क्या है, रोगों से सुरक्षा करना। तीसरा हम इसका कार्य देखें तो तीसरा कार्य इसका क्या है कि वातावरण को स्थायी बनाए रखना। वातावरण है जो हमारा एनवायरनमेंट है उससे वो स्थायी बने रहता है हमारी बॉडी के लिए। और जो घाव को बढ़ना ये है कि जब हम चोटग्रस्त होते हैं तो हमारा जो ब्लड है वही सबसे पहले बाहर निकलता है। उसके बाद में जो हमारे ब्लड में कुछ प्रोटीन्स पाई जाती है जिनमें स्कंदन के कारण वहां पे थक्का बन जाता है, रुधिर का स्कंदन हो जाता है, जिससे हमारा रुधिर ज्यादा बाहर नहीं बह सकता। स्कंदन हो जाता है वहां पे तो रुधिर बाहर नहीं बह सकता, इसलिए ये हमारे घाव को बढ़ता है। स्कंदन में मदद करता है। O2 CO2 का पचा हुआ भोजन, उत्सर्जित पदार्थ एवं हार्मोनों का संवहन। अब देखो, ये मैंने आपको बता दिया कि जो O2 CO2 है इनका भी परिवहन करता है। जो हमारा पचा हुआ भोजन होता है और जो हमारे पोषण न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे हमारे ब्लड में ही होते हैं। उत्सर्जित पदार्थ तो का भी प्रबंधन करता है। जो हमारे बॉडी में उत्सर्जित पदार्थ आ जाते हैं तो वो हमारे ब्लड के द्वारा बाहर निकलने जाते हैं। तीसरा क्या है, हार्मोनों का संवहन। देखो भाई, हमारी ह्यूमन बॉडी होती है उसमें बहुत सारे हार्मोन रिलीज किए जाते हैं।
हर एक क्रिया पे, हर एक रिएक्शन पे हार्मोन एक्टिविटी होती है। तो जो हमारे हार्मोनों का संवहन होता है, जैसे कि हमारे थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावन किया जा रहा है, तो जो उसका संवहन होगा वो कैसे होगा, वो हमारे ब्लड के द्वारा ही होता है। तो जो हार्मोनों का संवहन करता है ब्लड, और ये लैंगिक वर्ण में सहायता करता है। तो जो हमारा ब्लड है वो लैंगिक वर्ण में भी सहायता करता है। लैंगिक वर्ण में कैसे सहायता करता है, जैसे कि जो फीमेल होती है उसमें जो फॉलिकल्स के अवशिष्ट होते हैं वो हमारे ब्लड के साथ ही बाहर निकल सकते हैं। क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड, क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड यानी कि हम हिंदी में कहते हैं रक्त का थक्का निर्माण, या फिर इसको बोल सकते हैं स्कंदन ऑफ द ब्लड। तो क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो देखिए कैसे होती है क्लॉटिंग। क्लॉटिंग का मतलब रक्त का थक्का निर्माण कैसे होता है, क्या रिएक्शन होती है, किस प्रकार से हमारे थक्का निर्माण होता है। तो देखिए, तो सबसे पहले क्या होता है कि जो थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन होती है ना, थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन और प्रोथ्रोम्बिन और कैल्शियम, ये तीनों मिलते हैं ना, तो एक ये दोनों क्रियाकारक रिएजेंट है, तो ये तीनों मिलकर प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। तो इनसे क्या प्रोडक्ट बनता है, थ्रोम्बिन। अब जो थ्रोम्बिन प्रोडक्ट बनता है वो किसके काम आता है, थ्रोम्बिन प्लस में फाइब्रिनोजन। जो फाइब्रिनोजन होता है और थ्रोम्बिन होता है, ये दोनों मिलकर फाइब्रिन का निर्माण करते हैं। अब देखो फाइब्रिन का निर्माण हो जाता है। अब ये फाइब्रिन कहाँ पे काम आती है, जो फाइब्रिन है ये फाइब्रिन का ब्लड कॉर्पल्स यानी जो हमारे ब्लड में कणिकाएं होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, उनके साथ मिलती है और फिर रक्त का थक्का निर्माण होता है। इस प्रकार से हमारे जो चोटग्रस्त होते हैं तभी क्रिया उत्पन्न होती है और उससे हमारे रक्त का स्कंदन हो जाता है, जिससे हमारा रक्त ज्यादा बाहर नहीं बहता। तो देखिए, जो ये प्रोथ्रोम्बिन होती है, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, इनका निर्माण क्या होता है, इनका निर्माण होता है विटामिन के की उपस्थिति में होता है। इनका निर्माण जो विटामिन के पाई जाती है हमारे शरीर में, वो इसका विटामिन के, फाइब्रिनोजन और थ्रोम्बिन का निर्माण करती है। तो इसलिए हम विटामिन के का कार्य क्या बता सकते हैं कि रक्त के थक्का निर्माण में कार्य आपने पढ़ा होगा मोस्ट ऑफ विटामिन। ये इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि रक्त का थक्का निर्माण में कौन से विटामिन का यूज होता है, तो आपको दे देंगे ए, बी, सी और विटामिन के, तो आपको विटामिन के करना है। अब देखिए, अब जो रक्त का थक्का निर्माण होता है वो कितने टाइम में होता है, तो 2 से 5 मिनट में रक्त का थक्का निर्माण हो जाता है। मोस्ट ऑफ होते हैं जो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन होते हैं, इनका निर्माण होता है वो विटामिन के की वजह से होता है। तो हम विटामिन के को भी रक्त के थक्के निर्माण में सहायक कह सकते हैं। अब देखो, हमने ब्लड पढ़ लिया, ब्लड के कार्य पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। ब्लड ग्रुप वैसे तो देखो नॉर्मली क्या होता है कि जो सभी व्यक्ति होते हैं, अगर हम उन सबका रुधिर देखें, अपनी आंखों से देखें, तो हमको एकदम सेम दिखता है, रेड कलर का एक तरह सा दिखता है। लेकिन उनमें विभिन्नताएं होती हैं। उनमें विभिन्नताएं क्या होती हैं, कैसे होती हैं और क्यों होती हैं, और रुधिर का जब ट्रांसप्लांट होता है तो हमें क्या प्रॉब्लम आती है, उसके बारे में बताते हैं। तो देखिए, जो सबसे पहले है वो है ब्लड ग्रुप, हिंदी में बोल सकते हैं हम रक्त समूह। तो जो ब्लड ग्रुप है इसकी खोज किसने की थी, तो एक साइंटिस्ट थे, लैंड स्टीनर नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज की और 1900 ईस्वी में की। कौन सी सन में की, 1900 ईस्वी में। जो लैंड स्टीनर वैज्ञानिक थे उन्होंने सन 1900 ईस्वी में किसकी खोज की थी, ब्लड ग्रुप की खोज की। इसके लिए 1930 में उन्हें नोबेल प्राइज मिला। उन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज की थी, इसलिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला, वो 1930 में मिला। भाई ये कंपटीशन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब देखो, अब मनुष्य में जो रक्त की भिन्नता होती है वो कैसे होती है, किसके कारण होती है रक्त में भिन्नता। तो जो हमने कल पढ़ा था ब्लड में क्या क्या पाई जाती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा पाए जाते हैं। तो उसमें रक्त की भिन्नता कैसे होती है, तो जो हमारे ब्लड में कॉर्पल्स पाई जाती है, कणिकाएं पाई जाती है, कणिकाओं में जो आरबीसी पाई जाती है ना, उसके अंदर में आरबीसी में ग्लाइकोप्रोटीन पाई जाती है। जो ग्लाइकोप्रोटीन होती है ना, उसे हम एंटीजन कहते हैं। तो रक्त में भिन्नता किसके कारण पाई जाती है, आरबीसी के कारण। आरबीसी में जो ग्लाइकोप्रोटीन पाई जाती है उसे हम एंटीजन कहते हैं। इस प्रकार से व्यक्ति में भिन्नता पाई जाती है कि उस व्यक्ति के रक्त में कौन सी एंटीजन है, और एंटीजन के आधार पे हम ये देखते हैं कि उससे कौन सी एंटीबॉडी बन सकती है। एंटीबॉडी यानी कि जो उसकी रिएक्शन को, यानी कि क्या, जो उसके प्रतिरोध करती है, एंटीजन का प्रतिरोध करती है, वो एंटीबॉडी होती है। और किस किस को रक्तदान कर सकता है इस ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति, तो उसके बारे में देखते हैं हम। तो देखिए, जो मनुष्य के रक्त में जो भिन्नता पाई जाती है वो किसके कारण पाई जाती है, मनुष्य के रक्त में भिन्नता आरबीसी के कारण पाई जाती है। अब जो आरबीसी है उसमें क्या पाया जाता है, उसमें ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं एंटीजन। एंटीजन ही वो ग्लाइकोप्रोटीन है जो आरबीसी में पाया जाता है, जिसके कारण रक्त में भिन्नता होती है। तो देखिए, हम एंटीजन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 2 पार्ट्स कौन से, एंटीजन ए और एंटीजन बी।
तो अब देखिए एंटीजन ए और एंटीजन बी, ये आपको याद रखना होगा। एंटीजन के कितने प्रकार होते हैं? एंटीजन के दो ही प्रकार होते हैं, ए और बी, और सामूहिक रूप से फिर हम बना देते हैं ए बी। अब देखिए जो एंटीजन की उपस्थिति होती है हमारे ब्लड में, तो एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर मनुष्य का जो ब्लड होता है उसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 4 पार्ट कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए जो मनुष्य के रुधिर में जो 4 पार्ट पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखिए रुधिर वर्ग देखते हैं, हम ग्रुप देखते हैं कौन कौन से रुधिर के वर्ग पाए जाते हैं। 4 पार्ट है, वो है ए और बी। ये हमने देखा है कि एंटीजन है ए और बी, और एक है ए बी और एक है ओ। ये सब आपने सुना होगा कि भाई आपका ब्लड ग्रुप क्या है, वो कहता है मेरा ए पॉजिटिव है, मेरा बी है, मेरा ओ पॉजिटिव है, या फिर मेरा ए बी ब्लड ग्रुप है, तो मैं किसको दे सकता हूँ, किससे ले सकता हूँ। इस आधार पर डॉक्टर हमारे जांच करते हैं, टेस्ट करते हैं। तो देखिए जो रुधिर वर्ग ए वर्ग होता है ना, रुधिर वर्ग ए, जैसे कि सपोज दैट कि मेरे अंदर मेरा जो ब्लड ग्रुप है वो ए है। अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए होगा तो एंटीजन तो ए होगी, क्योंकि मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो मेरी ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए ही होगी। लेकिन जो एंटीबॉडी है भाई इतना तो हम देखते हैं, ये तो हमें बेसिकली पता होता है कि रुधिर वर्ग कितने होते हैं, 4 होते हैं, ए बी और ओ। अब देखो जो ए रुधिर वर्ग होता है ना उसमें एंटीजन ए पाई जाती है, जो बी रुधिर वर्ग होता है उसमें एंटीजन बी पाई जाती है, जो ए बी रुधिर वर्ग होता है उसमें एंटीजन ए बी पाई जाती है, और जो ओ रुधिर वर्ग होता है ना इसमें ना तो ए पाई जाती है, ना बी पाई जाती है, और ना ही ए बी पाई जाती है, यानी इसमें तो एंटीजन ही अनुपस्थित होती है ओ ब्लड ग्रुप में। अब देखिए एंटीबॉडी, अब एंटीबॉडी क्या होती है? प्रतिजन के विपरीत, जो प्रतिजन का विरोध करे। तो देखिए अपोजिट होती है एंटीबॉडी। तो देखो जब एंटीजन यानी कि प्रतिजन, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिजन, एंटीजन को हिंदी में प्रतिजन बोलते हैं। तो जो एंटीजन होती है, प्रतिजन होती है, एंटीजन होती है, इसकी जो एंटीबॉडी होती है वो होती है बी। एंटीबॉडी मैंने बताया था अपोजिट, तो ए का अपोजिट होता है बी ब्लड ग्रुप में देखे तो। अब देखो अब अगर एंटीजन बी है तो इसका अपोजिट होता है ए, इसमें एंटीबॉडी कौन सी पाई जाएगी? ए। और जो हमारे एंटीजन ए बी है, तो हमारे एंटीजन ए बी है तो ए बी का अपोजिट क्या होगा? तो इसमें है जो एंटीबॉडी अनुपस्थित होती है, इसमें एंटीबॉडी अनुपस्थित होती है इस कारण से जो जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होता है, जैसे सपोज दैट मेरा ब्लड ग्रुप ए बी है, तो मैं ना हर किसी से ब्लड ले सकती हूँ, मैं हर किसी से ब्लड ले सकती हूँ। मेरा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो उस ब्लड को नकार नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मेरे जो रक्त है ए बी रक्त समूह है, इसके अंदर तो एंटीबॉडी नहीं होती, नकारने वाला कोई होता ही नहीं है, तो हमारे इम्यून सिस्टम इसको नकार नहीं सकता। इसलिए हम जो ए बी रक्त समूह होता है, भाई रक्त समूह तो ए बी है, इसमें एंटीजन अनुपस्थित है, तो इसलिए हम इसको सार्वग्राही कहते हैं, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी अनुपस्थित होती है। तो ये जो ए बी रक्त समूह वाले लोग होते हैं वो ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी और ब्लड ग्रुप ओ, तीनों, और ब्लड ग्रुप ए बी, तीनों चारों का रक्त ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब देखिए अब जो रुधिर वर्ग होता है ओ, और रुधिर वर्ग में क्या होता है? एंटीजन अनुपस्थित होती है। भाई इसमें तो एंटीजन होती नहीं है, हम एंटीजन बेसिकली सामान लेते हैं, जैसे कि ए में ए, बी में बी, ए बी में ए बी, तो ओ में तो कुछ हो ही नहीं सकती। तो इसमें अगर एंटीजन ही नहीं है तो इसकी जो एंटीबॉडी होगी वो ए बी होगी। देखो ए ब्लड ग्रुप है, उसके एंटीजन ए है और एंटीबॉडी बी है। अब देखो रक्तदाता समूह होता है, रक्तदाता समूह मतलब कि ये किस किस से ब्लड ले सकता है? तो जो ए रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति होता है वो ए से तो ले सकता है, भाई जिसका ब्लड ग्रुप ए है उससे तो ले सकता है, भाई सिमिलर मैचिंग हो जाता है उसका ब्लड, उसके ब्लड में जो एंटीजन प्रतिजन सब मैचिंग हो जाती है तो ले सकता है। लेकिन ओ ब्लड ग्रुप से भी ले सकता है। ओ ब्लड ग्रुप से क्यों ले सकता है? क्योंकि जो ओ ब्लड ग्रुप होता है उसमें एंटीजन ही नहीं होती, और एंटीजन नहीं होगी, अगर किसी ब्लड में एंटीजन ही नहीं होगी तो उसकी जो एंटीबॉडी कुछ भी हो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो जो हमारा ओ ब्लड ग्रुप होता है उसको हम सार्वदाता कहते हैं। सार्वदाता यानी कि मेरा ब्लड ग्रुप, अब तो मेरा ब्लड ग्रुप रियलिटी में ओ पॉजिटिव है, तो जो ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले लोग होते हैं वो सबको अपना रक्त दान कर सकते हैं। तो देखिए हमने एंटीजन देख ली, एंटीबॉडी देख ली। एंटीबॉडी क्या होता है? एंटीजन के विपरीत होता है। तो देखिए अब ये जो ए रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति होता है वो किस किस से रक्त ले सकता है? वो ए ब्लड ग्रुप से तो लेगा क्योंकि वो तो इसके सिमिलर है, बाकी ये ओ से भी ले सकता है क्योंकि ओ में तो कोई एंटीजन नहीं होती, तो एंटीबॉडी चाहे कोई भी आ जाए वो उसका विरोध नहीं कर सकती। अब जो बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति है वो भी एंटीजन उनमें भी होती है, एंटीबॉडी ए होती है, तो भाई वो बी ब्लड ग्रुप से तो रक्त ले ही सकते हैं, बाकी ओ से भी ले सकते हैं। जो ए बी ब्लड ग्रुप वाले लोग हैं उनमें एंटीजन होती है लेकिन उनमें तो एंटीबॉडी नहीं होती, इसलिए वो सबसे
ब्लड ग्रुप ले सकते हैं, ए से भी, ए बी से भी और सारे। इस कारण से हम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, सार्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? आपको ये पूछा जा सकता है कि सार्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है जो सबसे ब्लड ले सकता है। तो आपको ऑप्शन में दिए मिलेंगे, तो आपको एबी पे क्लिक करना है। अब देखिए जो ओ ब्लड ग्रुप वाला है इसमें एंटीजन होती नहीं है और एंटीबॉडी इसमें भी होती है, और ये सर्वधातु समूह होता है, इसमें तो एंटीजन ही नहीं होती। तो जो हम अब एक फैक्टर और बचता है ब्लड का, आरएस फैक्टर, तो वो हम पढ़ेंगे अभी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। भाई जो हमारा आरएस फैक्टर होता है उसमें क्या होता है कि एक फैक्टर और पाया जाता है ब्लड का, ब्लड ग्रुप में, तो एबी होता है और एक आरएच होता है। वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, आज के लिए इतना ही काफी है। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चलो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं।